आप देख रहे हैं जनादेश टाइम्स टीवी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा जनादेश टाइम्स हर पल ताज़ा समाचार आप तक पहुंचा रहा है और इसी कड़ी में आज हम बातचीत करेंगे फतेहाबाद के पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया जी, जो कि एक कुछ राजनीतिक हैं, किसान हैं, उद्योगपति हैं और व्यापारी हैं, यानी कि सभी क्षेत्र में वो कामयाब हैं और राजनीति में उन्होंने अभी नई पारी खेली है। उसी को लेकर हम कुछ मीठे और कुछ खट्टे सवाल उनसे करेंगे। तो आइए हम बातचीत करते हैं पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया जी से। बलवान जी, आपका स्वागत है जनादेश टीवी पर। धन्यवाद। मैं भी जनादेश टीवी का आभार व्यक्त करता हूं। अभी आपने जो जनादेश टीवी लॉन्च किया है और इतने थोड़े समय में जितने आपके फ्लावर्स आपसे जुड़े हैं, ये आपकी लोकप्रियता का पैमाना है। बलवान जी, आप फतेहाबाद के विधायक रह चुके और कभी आप इनेलो में, कभी हजका में और कभी भाजपा में, सत्ता पक्ष होते हुए भी भाजपा पार्टी आपने छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की, इसका क्या कारण? इनेलो की और कांग्रेस की लगभग नीतियां 90-95% एक समान हैं। दोनों ही पार्टियां किसान और मजदूर की, व्यापारी की, छोटे दुकानदार के हितों की बात करती हैं। जहां तक भाजपा की बात है तो मैं भाजपा में नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर गया था, लेकिन जब भाजपा में जाके देखा कि ये तो बड़े बड़े कारपोरेट घरानों के हितार्थ नीतियां बनाती है, ना इनकी सोच में किसान है, ना मजदूर है, ना व्यापारी है, ना छोटा दुकानदार है, तो मुझ जैसे किसान के बच्चे के लिए भाजपा में रहना न्याय संगत नहीं था। इसलिए मैंने भाजपा को तिलांजलि देने का फैसला किया। बलवान जी, आपने इनेलो की टिकट पर चुनाव लड़ा और आप, मेरे ख्याल सबसे लंबा चुनाव प्रचार था और आपने इनेलो की टिकट पर चुनाव लड़ते हुए दूड़ाराम को हराया और आप विधायक बने। इस बार आप भाजपा के खास खट्टर सरकार के आप खास नज़दीक थे मुख्यमंत्री के, और फिर भी दूड़ाराम से आप टिकट की दौड़ में हार गए, इसका क्या कारण है? ये तो भाजपा का नेतृत्व बता सकता है कि जिस विश्वास के ऊपर उन्होंने शामिल किया था और एट ए टाइम वो टिकट इन्होंने क्यों काटी, ये तो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व आपको बेहतर तरीके से बता सकता है। बलवान जी, आप हजका में थे और कुलदीप जी के बहुत खास माने जाते थे। उस समय हजका में दूड़ाराम आ गए, फिर आप भाजपा में गए, भाजपा में दूड़ाराम आ गए, अब आप कांग्रेस में आ गए। अगर अगली बार दूड़ाराम भी कांग्रेस में आ गए तो फिर आपकी क्या नीति रही? कांग्रेस पार्टी की एक नीति रही है और सोच रही है कि वो एट ए टाइम आए हुए लोगों को ज़्यादा मुंह नहीं लगाते। जिस तरह से भाजपा के लोग तुरंत आते ही लोगों को मुंह लगा लेती है, इस तरह से कांग्रेस पार्टी की सोच कभी नहीं रही है। कांग्रेस पार्टी अपने उन्हीं पुराने कार्यकर्ताओं के ऊपर ही दाव हमेशा लगाती है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई नया आदमी आके और कांग्रेस पार्टी में अपना कोई सामंजस्य बिठा पाएगा। लेकिन आप कांग्रेस में नए आए हैं और चौधरी पलासिंह गिलाखेड़ा जो है कांग्रेस में पूर्व में ही हैं और वो कई बार चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो अगली बार कांग्रेस की टिकट पर आपके और पलासिंह गिलाखेड़ा के बीच में क्या आप देखते हैं पिक्चर? कांग्रेस में मैं नया नहीं हूँ, हमारे डीएनए में भी हमेशा कांग्रेस ही रही है। बीच में किन्हीं परिस्थितियों से, किन्हीं हालातों की वजह से दूसरी पार्टी में जाना पड़ गया था, लेकिन प्रहलाद जी भी कांग्रेस पार्टी के बहुत बढ़िया कार्यकर्ता हैं। सभी कार्यकर्ता श्रीमती सोनिया गांधी जी के, राहुल जी के, प्रियंका जी के और प्रदेशाध्यक्ष बहन शैलजा जी के नेतृत्व में एक मुश्त कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस कई गुटों में बटी हुई है। एक गुट पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ है, एक कांग्रेस अध्यक्ष शैलजा के साथ है और एक रणदीप सुरजेवाला जी जो कि पूरे देश में अपनी राजनीति रखते हैं और वहीं वो हरियाणा में भी जो है पूरा दखल रखते हैं।
तो आप इसमें क्या देखते हैं कि अगली बार हुड्डा ग्रुप से अगर टिकट मिली तो प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा जी को हुड्डा का खास माना जाता है, आप शैलजा जी के टाइम कांग्रेस में आए हैं और रणदीप सिंह सुरजेवाला अपने समर्थक को चुनाव लड़ाना चाहेंगे, इस बारे में आप क्या कहेंगे? बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। आपने तो सिर्फ 3 ही नाम लिए हैं, लेकिन हमारे विरोधी पक्ष के लोग तो इससे भी फालतू गुट बताते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा और आपके माध्यम से आमजन को बताना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी इस तरह की हाथ की तरह है। जब ये कंफर्टेबल जोन में होती है तो ये अपना काम करती है, ये अपना काम करती है, ये अपना काम करती है, ये उंगली अपना काम करती है, और जब चुनाव आते हैं तो ये हाथ ऐसे हो जाता है। और आपने पिछले चुनाव में देखा भी होगा कि विपरीत परिस्थितियों में भी कांग्रेस पार्टी ने 31 सीटें जीती थी, जबकि भाजपा का जो नारा था कि इस बार 75 पार, लोगों के मानसिक रूप से वो बहुत लोगों को परेशान कर रहा था कि कहीं ना कहीं भाजपा ज़्यादा मजबूत स्थिति में होगी। अगर कांग्रेस पार्टी गुटों में बंटी होती तो ये 31 सीटें आना नामुमकिन था। इसलिए मैं आपको कह सकता हूं कि हमारे विरोधी पक्ष के लोगों का दुष्प्रचार है। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता सोनिया जी के, राहुल जी के नेतृत्व में एकजुट है। बलवान जी, उस समय जब 75 पार का नारा था तो उस समय आप भाजपा के चुनाव प्रभारी थे आदमपुर से, फिर आप किस प्रकार से कह सकते हो कि कांग्रेस ने भाजपा को पछाड़ कर 31 सीटें ली? मैं चुनाव प्रभारी निश्चित तौर पे था आदमपुर का, लेकिन वो तो सर्वविदित है, आपके सामने है कि उस 75 पार के नारे में भी कांग्रेस ने 31 सीटें ली थी। ये तो रिकॉर्ड की बात है। और आम जनमानस ये सोच भी रहा था कि यह 75 पार का नारा है तो शायद कांग्रेस इतनी सीटें नहीं ले पाएगी, क्योंकि आम सोच रहे थे कि 60-65 सीटें तो जरूर ले जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी जब 31 सीटें लेगी विपरीत परिस्थितियों में भी, तो हम ये कह सकते हैं दावे के साथ कि आज कांग्रेस पार्टी एकजुट है। ये गुटबाजी की बात सिर्फ विरोधी पक्ष के लोग ही फैलाते हैं। आप किसान पुत्र हैं, किसान हैं, और किसानों की से संबंधित ना बात की तो आज कोई बात नहीं बनेगी। किसान आंदोलन को आपने समर्थन दिया, भाजपा सरकार के खिलाफ किसान खड़े हैं पूरे हरियाणा में, देश में कृषि कानून को रद्द करने के लिए, लेकिन केंद्र सरकार भी अड़ी हुई है कि हम इस कानून में कोई भी रद्द नहीं करेंगे, फेरबदल करने के लिए तैयार है, ना ही किसानों से बातचीत कर रही है अभी। इस बारे में आपका क्या कहना है? इस तरह का तानाशाही रवैया आज़ाद हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का कभी नहीं रहा, किसी भी प्रधानमंत्री का। जब 90 के दशक में बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने भी एक किसान आंदोलन चलाया था, लाखों की किसानों को लेके वो दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में आए थे, तो चौथे 5वें दिन ही प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने अपने सुरक्षा कर्मियों को कहा था कि आज सारे प्रोटोकॉल हटा दो, मेरे अन्नदाता आएगा मेरे से मिलने के लिए और मेरे अन्नदाता को मैं मिलकर उनकी समस्याओं का निदान करूंगा। तो उसी तरह से प्रधानमंत्री को भी बड़ा सोच रखते हुए, बड़ा दिल रखते हुए सारे प्रोटोकॉल हटा के किसान नेताओं से बात करनी चाहिए। अन्नदाताओं का यह आंदोलन तुरंत खत्म करवाना चाहिए। अन्नदाताओं का स्थान कभी भी सड़क नहीं हो सकता, इनका स्थान खेत और खलियान है। लेकिन इन लोगों की कुनीतियों की वजह से आज किसान आंदोलन 6 महीने से मूसलाधार बारिश में, इतनी ठंड में, और अब आगे फिर बारिश का सीज़न शुरू हो जाएगा, अभी तपती लू में भी बैठा है। तो नरेंद्र मोदी जी को सोचना चाहिए कि किसान चाहे 2024 तक बैठना पड़े, किसान अपनी बात मनवा के ही मानेगा। और जिस तरह से भाजपा की सोच है, ये हमेशा ही कारपोरेट घरानों के ही हितार्थ नीतियाँ बनाती है। जब इन्होंने FDI ले आने का काम किया था तो उस टाइम ये सोच रहे थे कि हमें बाजार पे कब्जा करेंगे बड़े बड़े कारपोरेट घरानों का। लेकिन जब कोरोना काल में इन्होंने देखा कि GDP के अंदर 3.5% की ग्रोथ अकेले कृषि से ही आई है, तो इनका ध्यान एकदम कृषि की तरफ चला गया। और पिछले कोरोना काल में जून जुलाई में इन्होंने ये अध्यादेश लाने का काम किया था। ये काले कानून किसान के लिए डेथ के वारंट के समान है। किसान आंदोलन से जुड़ी कल की घटना है, टोहाना के जजपा विधायक बबली जी के साथ किसानों का विरोधाभास हुआ, उसमें गाड़ी का शीशा टूटा, उनका PA घायल हुआ। और बबली जी का ये बयान है, कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अगर सरकार ने सख्ती ना दिखाई तो पंजाब जैसे हालात हरियाणा में हो जाएंगे। इस बारे में आपका? पंजाब जैसे हालात तो हरियाणा में कभी नहीं हो सकते। ये जो लाठीचार्ज होना, ये जो इस तरह के तनाव के माहौल जो पैदा कर रही है, ये
भाजपा जजपा की सरकार खुद कर रही है। जब किसानों ने अल्टीमेटम दे रखा है कि हम भाजपा और जजपा के किसी मंत्री को, किसी विधायक को कोई भी प्रोग्राम नहीं करने देंगे, तो ये जानबूझ के क्यों किसानों के साथ छेड़खानी कर रहे हैं? अगर ये वास्तव में किसानों के हितैषी हैं तो इनको केंद्र सरकार पे दबाव बनाना चाहिए और कम से कम किसानों की बात तो इनको सेंटर से शुरू करवानी चाहिए। इन जजपा और भाजपा के लोगों में इतनी औकात नहीं है कि केंद्र पे दबाव देंगे, किसानों की बात शुरू करें। इनकी सिर्फ इतनी औकात है कि आके किसानों से छेड़खानी करें और किसी तरह से हरियाणा का माहौल ये खराब करने का काम करें, हरियाणा को आग के हवाले करने का काम करें। जिस तरह से पीछे आरक्षण आंदोलन में निस्वार्थ लोगों को गोलियों से भुना गया था, उसके अंदर पंचकूला में डेरा धनधन सतगुरु के प्रेमियों पे ऊपर गोलियां चलाई गई थी। इसी तरह का यह षड्यंत्र हरियाणा में दोबारा भी रचने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए हरियाणा प्रदेश की जनता जनार्दन को सजग और सावधान रहना चाहिए। मतलब आपके हिसाब से कृषि कानून लागू नहीं होना चाहिए और खत्म होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारा कृषि प्रधान प्रदेश है। अगर ये काले कानून लागू हो गए तो हमारे कृषि के साथ साथ आने वाली नस्लें भी खत्म हो जाएंगी और उसके साथ साथ हिंदुस्तान के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। इसलिए कृषि काले कानून तो प्रधानमंत्री को आज ही पहली कलम से ये खत्म करने चाहिए। बलवान जी, लोगों का मानना है कि अगर कृषि कानून रद्द कर दिया जाए तो बहुत से ऐसे कानून हैं जम्मू कश्मीर को लेके, मुसलमानों को लेकर, व अन्य धर्मों को लेकर, तो लोग भी खड़े हो जाएंगे रद्द करने के लिए। लोगों का मानना है कि इसमें बदलाव होना चाहिए, रद्द नहीं होना चाहिए। इसके बारे में आप? बड़ा अच्छी बात आपने पूछी है। ये भाजपा के लोगों की भाषा है। वो दबी जुबान में ये कहते हैं भाई कृषि काले कानून वापस ले लिए तो सीएए, एनआरसी, 370, 35 से उन पे भी लोग खड़े हो जाएंगे। लेकिन 370 और 35(1) में तो सारे देश का इनके साथ समर्थन था। उनके साथ कोई भी छेड़खानी कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन काले कानून इनको लेने चाहिए, ये बहानेबाजी है। उनके खिलाफ भी खड़े हो जाएंगे। तो प्रधानमंत्री को बड़ी सोच दिखानी चाहिए, गृह मंत्री को अपना दायित्व समझना चाहिए। कृषि मंत्री जो आज हिंदुस्तान के कृषि मंत्रालय का देखभाल कर रहे हैं, उनको भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए प्रधानमंत्री पे दबाव डालना चाहिए। नहीं तो इतिहास सब कुछ देखता है किस व्यक्ति की क्या क्या भूमिका है, किस तरह किन लोगों को कौन कौन गुमराह कर रहा है। एक बार पुनः मैं राजनीति की बात करूंगा। भगवान जी, अभी कांग्रेस की कमान बहन शैलजा के हाथ में है। अगर आने वाले चुनावों में कांग्रेस ने एक बार पुनः कमान चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दे दी तो फिर आप अपना राजनीतिक भविष्य क्या देखते हैं अगले चुनाव में? प्रदेश अध्यक्ष बनने से भी किसी व्यक्ति को कोई ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी में यहाँ पे काम करने वाले कार्यकर्ता की कदर होती है। चाहे पार्टी उसे संगठन में काम ले, चाहे कोई दूसरी जगह काम ले। कांग्रेस पार्टी में जो कार्यकर्ता ईमानदारी से, दिल से, जो सोनिया जी की, राहुल जी की, कांग्रेस पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेगा, कांग्रेस पार्टी उसको उसके काम की कीमत जरूर देगी। केंद्र में भाजपा सरकार के 7 साल पूरे हो गए और भाजपा भी, प्रदेश में भी भाजपा की ये दूसरी पारी है। इस कार्यकाल को आप कैसा देखते हैं? ये जो 7 साल की पारी है, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो प्रदेश की हो, प्रधानमंत्री जी तो हमेशा एक प्रधानमंत्री ना होकर भाजपा नेता के रूप में हमें ज़्यादा दिखाई दिए। क्योंकि ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी तो हमेशा ही चुनावी मूड में रहते हैं, जबकि प्रधानमंत्री के पास बहुत से काम होते हैं। 18-18 घंटे, 20-20 घंटे भी प्रधानमंत्री जी को काम करना पड़ता है। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री जी बड़ी तादाद में चुनाव में, अगर किसी छोटे स्टेट में सरकार हो, वहाँ पे रैलियों को संबोधित करते हैं, तो उससे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ना होके भाजपा के नेता हैं। और उन्होंने 7 साल में सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम किया है, सिर्फ सब्ज़ बाग दिखाने का काम किया है। ना तो इन्होंने कोई नया अस्पताल खोलने का काम किया, ना कोई नई यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, ना कोई नई नहर निकालने का काम किया, ना कोई नया स्कूल खोलने का काम किया, ना कोई बेरोज़गारों के लिए कोई रोज़गार मुहैया कराने के लिए काम किया। कहने को भाजपा सरकार सिर्फ मीडिया के माध्यम से लोगों को सब्ज़ बाग दिखाती है, उनकी आंखों में धूल झोंकने का काम करती है। चाहे भारत के विकास की बात हो, चाहे हरियाणा के विकास की बात हो,
कहीं भी लेश मात्र भी इन्होंने विकास के ऊपर इनकी सोच दिखाई नहीं दी। तो ये निश्चित तौर पे हरियाणा प्रदेश के लिए और हिंदुस्तान के लिए एक दुर्भाग्य की बात है। आप भी फतेहाबाद के विधायक रह चुके हैं और आपने भी अपने कार्यकाल में बहुत काम किया, और अब चौधरी धूड़ाराम भाजपा के विधायक दूसरी ओर बने हैं, तो आपकी और उनकी कार्यप्रणाली पर आप क्या बात करेंगे? मैं जब विधायक था तो मैं विपक्ष का विधायक होते हुए भी मैंने बुन्ना के अंदर गर्ल्स कॉलेज बनाने का काम किया था, फतेहाबाद के अंदर बस स्टैंड बनवाने का काम किया था, हुड्डा सेक्टर में बिजली घर बनवाने का काम किया था, बनगांव में बिजली घर बनवाने का काम किया था, फतेहाबाद के अंदर एडिशनल अनाज मंडी बनवाने का काम किया था, ढांड के अंदर परचेज सेंटर बनवाने का काम किया था, और फतेहाबाद हल्के के प्रत्येक गांव में व्यायामशाला बनवाने का काम किया था। जितना विपक्ष का विधायक कर सकता है मैंने हर संभव कोशिश की थी कि इस क्षेत्र का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। लेकिन मुझे सिर्फ एक बात की आज भी टीस महसूस हो रही है कि मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज नहीं ला पाया। उसके लिए मैंने चाहे विधानसभा की में उठाने की बात हो, चाहे कोई दूसरी प्लेटफार्म पे उठाने की बात हो, मैंने नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बनाने के लिए हर उस प्लेटफार्म पे आवाज़ उठाई थी, लेकिन वो कॉलेज ना बनाने की टीस मुझे भी आज तक है। और भाजपा सरकार की 2 साल की कार्यप्रणाली अगर हम देखें तो फतेहाबाद के अंदर एक धर्मशाला रोड है, वहाँ पे एक व्यक्ति की जान भी चली गई है, और अभी तक उस सड़क का ना कोई वहाँ पे काम निर्माण कार्य शुरू हुआ है, ना कोई सरकार का लगता नहीं वहाँ पे कुछ करेगी कि एक आदमी की जान चली गई है। अगर सरकार की विकास की सोच होती तो इतनी छोटी सड़क है कि 3 दिन में वो काम हो सकता है, लोगों को सुविधा प्राप्त हो सकती है। ना वहाँ पानी निकासी की कोई स्कीम है इनकी, ना कोई रोड बनाने की स्कीम है। ये है भाजपा का विकास। आखिरी 2 सवाल रह गए। एक सवाल ये कि आप भाजपा के चुनाव के समय आप मुख्यमंत्री खट्टर के बिल्कुल खासम खास माने जाते थे, और फिर भी वो आपको टिकट नहीं दिला सके, इसका क्या कारण रहा? ये तो बात आपको खट्टर साहब भी बेहतर बता सकते हैं कि वो टिकट क्यों नहीं दिला पाए। कोरोना काल चल रहा है और इसमें आप फतेहाबाद की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जनता को यही संदेश देना चाहूँगा कि जनता सरकार के भरोसे ना रहे, अपनी हिफाजत खुद करे, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, इस नीति को अपनाएं। और जिस भी भाई को कहीं कोरोना पॉजिटिव के लक्षण दिखाई दें तो वो तुरंत दवाई लेने का काम करे और घर के अंदर खुद आइसोलेट होने का काम करे। सरकार के भरोसे रहोगे तो सरकार तो मारने पे आज उतारू हो चुकी है। जिस तरह से कोरोना काल में चाहे हिंदुस्तान की बात हो चाहे हरियाणा की बात हो, सरकार कोरोना काल में बिल्कुल फेल्योर साबित हुई है, असफल साबित हुई है। इनका प्रशासन पूरी तरह से पंगु बन चुका है। इसलिए मैं फतेहाबाद हल्के की जनता जनार्दन से, फतेहाबाद जिले की जनता जनार्दन से यही विनती और निवेदन करूंगा कि आप मास्क का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, सैनिटाइज का प्रयोग करें, 2 गज की दूरी बना के रखें। और जिस भाई को कोरोना पॉजिटिव हो उससे आप टेलीफोन के माध्यम से बात करते रहें और उसको हमेशा पॉजिटिवली बात करें, उसको आप समझाने का प्रयास करें कि 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार भी लोग पॉजिटिव आके नेगेटिव हो जाते हैं, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। अगर आप उसको नेगेटिव बात करोगे कि कल हमारे मोहल्ले में एक पॉजिटिव केस आया था, वो परसों चल बसा, तो उसका हौसला टूटेगा। उससे पॉजिटिव बात करें ताकि उसका हौसला बना रहे। इसलिए हम सभी को इस कोरोना काल में सजग और सावधान रहना है, ना कि सरकार के भरोसे रहना है। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बलवान जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया जी, जिन्होंने भाजपा सरकार पर कड़े प्रहार करते हुए जनता को संदेश दिया कि कोरोना से अपने आप बचो। मैं सुशील बंसल, कैमरामैन रोहित व दीपक के साथ हरियाणा जनादेश टाइम। आप भी हमारे अगर ताज़ा समाचार सुनना चाहते हैं, देश विदेश की खबरें देखना चाहते हैं, तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पर जाकर, हरियाणा जनादेश टाइम। धन्यवाद।